13वां बाब। अलिशिया ब्रैनसन की डायरी। 22 जुलाई। मुझे इस हकीकत से नफरत है कि घर में बंदूक मौजूद है। कल रात इस बारे में हमारी एक और बहस हुई। कम अज कम मैंने सोचा कि हम उसी पर लड़ रहे थे, लेकिन अब मुझे इतना यकीन नहीं है। गैब्रियल ने कहा कि ये मेरी गलती थी जो हमने बहस की। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे उसे इतना परेशान देखकर तकलीफ हुई। जब वो दुखी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था, मुझे उसे तकलीफ पहुंचाने में नफरत है, और फिर भी कभी कभी मैं शिद्दत से उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं मालूम क्यों। उसने कहा मैं खौफनाक मूड में घर आई थी और ऊपर सीढ़ियां चढ़ के उस पर चीखने लगी थी। शायद मैंने किया होगा। मुझे लगता है मैं परेशान थी। अगर मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है कि क्या हुआ था। मैं अभी पार्क से वापस आई थी। मुझे चहलकदमी भी याद नहीं है। मैं दिन में ख्वाब देख रही थी। यीशु मसीह की तस्वीर के बारे में सोच रही थी। मुझे याद है कि मैं घर जाते हुए एक घर से गुजर रही थी। दो लड़के पाइप से खेल रहे थे। इनकी उम्र 7 या 8 साल से ज्यादा नहीं होगी। बड़ा लड़का छोटे लड़के को पानी से भिगो रहा था, जिससे रंगों की कोसे रोशनी में चमक रही थी। एक मुकम्मल कोसे। छोटे लड़के ने हंसते हुए हाथ फैलाया। मैं गुजर गई और मैंने महसूस किया कि मेरे गाल आंसुओं से तर हैं। तब मैंने इन्हें मुस्तरद कर दिया था, लेकिन इनके बारे में सोचने से ये वाज़िह मालूम होता है कि मैं खुद सच्चाई को तस्लीम नहीं करना चाहती कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बड़ा अजीबो गरीब है, कि मैंने इनकार किया है कि मुझे बच्चे चाहिए, ये दिखावा करते हुए कि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं, कि मुझे सिर्फ अपने फन की परवाह है। और ये सच नहीं है। सच ये है कि मैं बच्चे पैदा करने से डरती हूँ। मैं इनके साथ काबिल एतबार नहीं हूँ, मेरी रगों में मेरी माँ के खून दौड़ने की वजह से। जब मैं घर पहुंची तो दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर मेरे जहन में यही था। गैब्रियल ठीक कहता था, मैं बुरी हालत में थी। लेकिन अगर मैं उससे बंदूक साफ करते हुए ना पाती तो मैं कभी गुस्सा नहीं होती। मुझे ये बात बहुत परेशान करती है कि उसके पास बंदूक है, और ये बात मुझे और भी ज्यादा तकलीफ देती है कि वो इससे कभी छुटकारा नहीं पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितनी बार मिन्नतें करूं, वो हमेशा एक ही बात कहता है। ये उनके वालिद की पुरानी राइफलों में से एक थी, और इन्होंने इसे 16 साल की उम्र में दी थी, और इसकी कदर क्या है, वगैरह वगैरह। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि उसको पास रखने की दूसरी वजह है। मैंने ऐसा कहा था, और गैब्रियल ने कहा कि अपने घर और बीवी की हिफाजत करने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई अंदर दाखिल हो जाए तो क्या होगा? फिर हम पुलिस को कॉल करेंगे। मैंने कहा, हम इन्हें गोली तो नहीं मार सकते। मैंने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन उसने अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद किया, और उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, हम एक दूसरे पर चीख रहे थे। शायद मैं कुछ काबू से बाहर थी, लेकिन मैं सिर्फ उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही थी। गैब्रियल का एक जारहाना पहलू है, उसका वो हिस्सा जो मैं कभी कभार ही देख पाती हूँ, और जब देखती हूँ तो मुझे खौफजदा कर देता है। इन मुख्तसर लम्हात में ये अजनबी के साथ रहने जैसा है, और ये वहशतनाक है। उसने बाकी शाम बात तक नहीं की। हम खामोशी से बिस्तर पर चले गए। आज सुबह हमने सेक्स किया और राजी हो गए। ऐसा लगता है कि हम हमेशा अपने मसाइल को बिस्तर पर ही हल कर लेते हैं। किसी न किसी तरह ये आसान है। जब आप बरहना और कंबल के नीचे आधी नींद में हो तो सरगोशी करके कहो, आई एम सॉरी, तो काम बन जाता है। वो तमाम दफाई और घटिया जवाब उन कपड़ों के साथ मुस्तरद कर दिए जाते हैं जो फर्श पर ढेर की सूरत में पड़े होते हैं। हम एक असूल बनाएंगे जिसमें हमारे तमाम मसाइल के असला बिस्तर में होगी। उसने मुझे चूमा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं राइफल से जान छुड़ाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। नहीं, मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ। कोई बात नहीं, सच्ची। गैब्रियल ने मुझे दोबारा चूमा और अपने करीब खींच लिया। मैंने उसे थाम लिया और अपना नंगा जिस्म उसके ऊपर रख दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैंने आखिरकार सुकून महसूस किया। 23 जुलाई। मैं ये डायरी कैफे डी एल आर्टिस्ट में लिख रही हूँ। मैं अब अक्सर दिन में यहाँ आती हूँ,
मुझे घर से बाहर निकलने की ज़रूरत महसूस होती है जब मैं दूसरे लोगों के इर्द गिर्द होती हूँ, बावजूद इसके कि यहाँ के वेटर्स भले कितने ही बोरिंग क्यों ना हो। बस मैं ऐसे ही किसी इंसान की तरह दुनिया से जुड़ी हुई महसूस करती हूँ, वरना मेरे वजूद खत्म होने का खतरा है, जैसे मैं गायब हो जाऊंगी। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मैं गायब हो जाऊं, आज रात की तरह जब गैब्रियल ने अपने भाई को खाने पर मधु किया। उसने मुझे आज शाम अचानक ये बताकर हैरत में डाल दी। बहुत वक्त हो गया है हम गैब्रियल से नहीं मिले। जोएल के नए घर वाली दावत के बाद उससे मुलाकात नहीं हुई। मैं बारबेक्यू करूंगा। गैब्रियल ने मुझे अजीब नजरों से देखा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा? गैब्रियल हंसा। तुम इतनी बड़ी झूठी हो। तुम जानती हो मैं तुम्हें एक छोटी सी किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। और इसका क्या मतलब है? कि तुम मैक्स को पसंद नहीं करती। वो तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगा। ये सच नहीं है। मैं खुद को लाल होता महसूस कर सकती थी। मैंने कंधे उचका कर दूर देखा। यकीनन मुझे मैक्स पसंद है। उससे मिलकर अच्छा लगेगा। तुम फिर कब मेरे पास बैठोगे? मुझे तस्वीर खत्म करनी है। गैब्रियल मुस्कुराया। इस वीकेंड के बारे में क्या ख्याल है? और मुझ पर एक एहसान करना कि पेंटिंग मैक्स को मत दिखाना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि वो मुझे यीशु मसीह के तौर पर देखे। मैं उसके सामने अजीब महसूस करूंगा। मैक्स उसे नहीं देखेगा। वो भी तैयार नहीं हुई। और अगर ये तैयार भी होती तो मैक्स आखिरी शख्स होता जिसे मैं अपने स्टूडियो में ले जाती। मैंने ये सोचा लेकिन कहा नहीं। मैं अब घर जाने से डरती हूँ। मैं यहाँ इस एयर कंडीशन कैफे में रहती हूँ और मैक्स के जाने तक छुपना चाहती हूँ। लेकिन वेट्रेस पहले ही बेताबी से सरगोशियां करके बार बार अपनी घड़ी को देख रही हैं। मुझे जल्द ही निकलना होगा। और इसका मतलब है कि पागलों की तरह रात भर सड़कों पर घूमने से मेरे पास घर जाकर मौसीकी और मैक्स का सामना करने के सिवा कोई चारा नहीं है। 24 जुलाई। मैं कैफे वापस आ गई हूँ। कोई मेरी मेज पर बैठा हुआ था और वेट्रेस ने मुझ पर एक हमदर्दाना नजर डाली। कम से कम मुझे लगता था कि वो यही बात कर रही थी। उसकी नजरों में यकजहती का एहसास था, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ। मैंने एक और मेज ली और जो एयर कंडीशन यूनिट के पास थी। यहाँ ज्यादा रोशनी नहीं है। यहाँ ठंड और अंधेरा है, जो मेरे मजाज के मुताबिक है। पिछली रात खौफनाक थी, मेरी सोच से बदतर। जब वो आया तो मैंने मैक्स को नहीं पहचाना। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले उसे कभी सूट के बगैर देखा हो। वो शॉर्ट्स में थोड़ा सा पागल लग रहा था। स्टेशन से आने के बाद उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसका गंजा सर सुर्ख और चमकदार था। उसकी बगलों के नीचे से धब्बे नजर आ रहे थे। शुरू में वो मुझसे नजरें नहीं मिला सका, या मैं उसकी तरफ नहीं देख रही थी। उसने घर के बारे में बहुत बातें की, ये कहते हुए वो कितना मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इसे मधु किए हुए कितना अरसा हो गया था कि वो सोचने लगा कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। गैब्रियल माफी मांगता रहा, कहता रहा कि हम कितने मसरूफ थे। मैं आने वाली नुमाइश और अपने काम में मशगूल था और हम किसी से भी नहीं मिले। गैब्रियल मुस्कुराया। लेकिन मैं बता सकती हूँ कि वो मैक्स की ऐसी बात पर नाराज था। पहले तो मैं बहुत अच्छा पेश आई। असल में मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी, जो मुझे बाद में मिल गया। मैक्स और गैब्रियल बाग में गए और बारबेक्यू शुरू किया। मैं सलाद बनाने के बहाने बावर्ची खाने में चली गई। मैं जानती थी कि मैक्स मुझे ढूंढने का बहाना बनाएगा और मैं सही थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने उसके भारी कदमों की आवाज सुनी। वो गैब्रियल की तरह बिल्कुल भी नहीं चलता था। गैब्रियल बहुत खामोश था, वो बिल्ली की तरह है। मैंने कभी इसे घर में घूमते हुए नहीं सुना। एलिशिया, मैक्स ने कहा। मैंने महसूस किया कि टमाटर काटते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने चाकू नीचे रख दिया। मैं उसके सामना करने के लिए मुड़ी। मैक्स ने बियर की खाली बोतल उठाई और मुस्कुराया। उसने फिर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं दूसरी बियर के लिए आया हूँ। मैंने सर हिलाया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने फ्रिज खोली और एक और बियर निकाली। उसने चारों तरफ ओपनर को ढूंढने की कोशिश की। मैंने काउंटर की तरफ इशारा किया। उसने बियर खोलते ही मुझे एक मुज़ाहिका खेज मुस्कुराहट दी, जैसे वो कुछ कहने जा रहा हो, लेकिन मैं उससे पहले बोल पड़ी। मैं गैब्रियल को बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ था।
मैंने सोचा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैक्स की मुस्कुराहट छूट गई। उसने सांप जैसी आंखों से पहली बार मेरी तरफ देखा। क्या? ज्वेल्स में जो कुछ हुआ? मैं गैब्रियल को बताने जा रही हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम क्या बात कर रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं है? मुझे याद नहीं है। मैं ज्यादातर नशे में था। मुझे डर लग रहा है। बकवास। ये सच है। तुम्हें याद नहीं है जो तुमने मुझे चूमा था? तुम्हें याद नहीं है जब तुमने मुझे पकड़ा था? अलीशा, ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें? इससे बड़ी बात और क्या? तुमने मुझ पर हमला किया था। मैं अपने आप को गुस्से में महसूस कर सकती थी। ये एक कोशिश थी कि मैं अपनी आवाज पर काबू रखूं और चीखना ना शुरू कर दूं। मैंने खिड़की से बाहर झांका। गैब्रियल बाग के आखिर में बारबेक्यू के ऊपर खड़ा था। धुएं और गर्म हवा इसकी शक्ल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो अभी तक झुकी हुई हालत में था। वो तुम्हारी तरफ देख रहा है, मैंने कहा। तुम उसके बड़े भाई हो। जब मैं उसे ये बात बताऊंगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। ऐसा ना करो। उसे बताने के लिए कुछ नहीं है। उसे सच जानने की जरूरत है। उसे जानने की जरूरत है कि उसका भाई कैसा है। उससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करती, मैक्स ने मेरा बाजू जोर से पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं अपना तवाज़ुन खो बैठी और उससे जा गिरी। उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई और मैंने सोचा कि वो मुझे मुक्का मारने वाला है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इससे पहले कि मैं कोई रद्द अमल जाहिर करती, उसने मुझे चूम लिया। मैंने खुद को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि उसका खुरदरा होंठ मेरे पूरे होंठों पर मौजूद है, और वो अपनी जुबान मेरे मुंह में धकेल रहा है। उस पर हवस हावी हो चुकी थी। मैंने उसकी जुबान को पूरे जोर के साथ काटा। मैक्स ने चीख कर मुझे धक्का दिया। उसने देखा कि उसके मुंह से खून बह रहा है। भाड़ में जाओ, कुतिया। उसके दांत सुर्ख थे और उसकी आवाज टूट रही थी। उसने जख्मी जानवर की तरह मेरी तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं आता कि मैक्स गैब्रियल का भाई है। उसमें गैब्रियल वाली कोई खूबी नहीं है। उसमें शाइस्तगी नहीं है। वो मेहरबान नहीं है। मैक्स मुझे बेजार करता है, और मैं ये गैब्रियल को कहूंगी। अलीशिया, गैब्रियल को कुछ मत बताना, उसने कहा। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं अपनी जुबान पर उसके खून का जायका चख सकती थी। इसलिए मैंने पानी घोला और अपने मुंह को उस वक्त तक साफ किया जब तक कि खून साफ ना हो गया। फिर मैं बाहर बाग में चली गई। डिनर के वक्त कभी कभी मैंने महसूस किया कि मैक्स मुझे घूर रहा है। मैं ऊपर देखती और इसकी आंखों में आंखें डालती, और वो नजरें दूर कर देता। मैंने कुछ नहीं खाया। खाने के ख्याल ने मुझे बीमार कर दिया है। मैं अपने मुंह में उसके खून का जायका महसूस कर रही थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना था। मैं गैब्रियल से झूठ नहीं बोलना चाहती, और ना ही मैं इसे खुफिया रखना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं गैब्रियल को बताऊं तो वो मैक्स से दोबारा कभी बात नहीं करेगा। ये जान करके उसे दूर कर देगा कि उसने अपने भाई का भरोसा तोड़ दिया है। क्योंकि वो मैक्स पर भरोसा करता है, वो इससे पूछता है। उसे बहुत तकलीफ होगी। मुझे यकीन नहीं आता कि मैक्स मुझसे प्यार करता है। मुझे यकीन है कि वो गैब्रियल से भी नफरत करता है। बस मुझे लगता है कि वो पागलपन से उस पर रश्क करता है, और वो हर चीज लेना चाहता है जो गैब्रियल की है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन अब जबकि मैं उसके मुकाबल खड़ी हो गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा मुझे परेशान करेगा। कम अज कम मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। कुछ वक्त के लिए तो नहीं। तो उस लम्हे मैं खामोश रहने जा रही हूँ। यकीनन गैब्रियल मुझे किताब की तरह पढ़ सकता है, या शायद मैं बहुत अच्छी अदाकारा नहीं हूँ। पिछली रात जब हम सोने के लिए तैयार हो रहे थे, उसने कहा, जब तक मैक्स वहां था मैं कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं बस थकी हुई थी। नहीं, ये थकावट नहीं थी। तुम बहुत दूर नजर आ रही थी। तुमने ज्यादा कोशिश की होगी। हम उसे बमुश्किल ही मिलते हैं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा उससे क्या मसला है। ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का मैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मशगूल थी और मैं काम के बारे में सोच रही थी। मुझे नुमाइश की फिक्र है। बस मैं उसी के बारे में ही सोच रही थी।
میں نے یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کہی جتنا میں اس وقت کر سکتی تھی۔ گیبریل نے مجھے ایک ناقابل یقین نظر سے دیکھا، لیکن اس نے اس وقت بات کرنے کو ضروری نہ سمجھا۔ اگلی بار جب ہم میکس سے ملیں گے تو مجھے دوبارہ اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ عرصے تک نہیں ہوگا۔ مجھے یہ سب لکھ کر بہتر محسوس ہوتا ہے۔ میں اسے کاغذ پر اتارتے ہوئے کسی نہ کسی طرح خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کچھ ثبوت ہیں اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے۔ 26 جولائی، آج میری سالگرہ ہے۔ میری عمر 33 سال ہے۔ یہ عجیب ہے، اس سے پہلے میں نے خود کو کبھی اتنا بڑا نہیں دیکھا۔ میرے تخیل نے صرف اس حد تک توسیع کی ہے۔ میں اب اپنی ماں سے زیادہ زندہ رہ چکی ہوں۔ یہ ایک غیر مستحکم احساس ہے، اپنی ماں کی عمر سے بڑا ہونا۔ وہ 32 سال کی تھی، پھر رک گئیں۔ اب میں اس سے زیادہ جی رہی ہوں اور نہیں رکوں گی۔ میں اور بوڑھی ہوتی جاؤں گی، لیکن امی اب بوڑھی نہیں ہوں گی۔ آج صبح گیبریل بہت پیارا لگا۔ اس نے مجھے چوما اور 33 سرخ گلاب پیش کیے۔ وہ بہت خوبصورت تھے۔ اس نے کانٹوں میں سے ایک پر انگلی چبھائی، ایک خون آلودہ آنسو کی طرح۔ یہ پرفیکٹ تھا۔ پھر وہ مجھے ناشتے کے لیے پارک میں پکنک پر لے گیا۔ سورج بمشکل طلوع ہوا تھا، اس لیے گرمی ناقابل برداشت نہیں تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پانی کو چھوتا ہوا گزر رہا تھا اور ہوا میں کٹی گھاس کی بو آ رہی تھی۔ ہم تالاب کے کنارے روتے ہوئے بید کے درختوں کے نیچے لیٹ گئے، ایک نیلے کمبل پر جو ہم نے میکسیکو سے خریدا تھا۔ بید کی شاخوں نے ہمارے اوپر ایک چھتری بنا دی اور سورج پتوں کے درمیان سے جل رہا تھا۔ ہم نے شیمپین لی، میٹھے ٹماٹر کھائے اور تلی ہوئی سیمن مچھلی کے ساتھ روٹی کھائی۔ کہیں میرے ذہن کے پچھلے حصے میں کسی جانے پہچانے کا ایک مبہم احساس تھا۔ یہ دیجا وو کا ایک پریشان کن احساس تھا۔ وہ مجھے بالکل بھی نہیں یاد آ رہا تھا۔ شاید یہ صرف بچپن کی کہانیاں، پریوں کی کہانیوں اور جادوئی درختوں کی یاد تھی جس میں دوسری دنیا کے رستے تھے۔ شاید یہ کچھ زیادہ ہی پراسرار تھا۔ اور پھر یادداشت میرے پاس لوٹ آئی۔ میں نے تصور کیا جب میں بہت چھوٹی تھی اور کیمبرج والے گھر کے پاس میں بتکے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ میں وہاں چھپ کر گھنٹوں بیٹھی تھی، جیسا کہ وہ خوش و خرم بچی نہیں ہوں۔ لیکن میں بت کے درخت کے نیچے گزارے ہوئے وقت میں گیبریل کے ساتھ لیٹنے میں اطمینان محسوس کیا، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ ماضی اور حال ایک کامل لمحے میں ایک ساتھ موجود تھے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ لمحے ہمیشہ قائم رہیں۔ گیبریل سو گیا اور میں نے اس کا خاکہ بنایا، اس کے چہرے پر چمکتی ہوئی سورج کی روشنی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس بار اس کی آنکھوں پر بہتر کام کیا۔ یہ آسان تھا کیونکہ وہ بند تھی، لیکن کم از کم میں نے اس کی بناوٹ درست کر لی۔ وہ ایک چھوٹے لڑکے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا سوتے ہوئے سر ایک طرف جھکا ہوا تھا، وہ آہستہ سے سانس لے رہا تھا، اس کے منہ کے گرد روٹی کا چورا بکھرا ہوا تھا۔ ہم نے پکنک ختم کی، گھر گئے اور سیکس کیا، اور گیبریل نے مجھے اپنی باہوں میں پکڑ کر کچھ حیران کن بات کہی۔ الیشیا پیاری، سنو، میرے ذہن میں کچھ ہے جس کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جس طرح سے کہا اس سے مجھے فوری طور پر گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے بدترین خوف سے خود کو سنبھالا۔ کہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو۔ مجھے بولنے میں ایک لمحہ لگا۔ میں اتنی حیران تھی کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں۔ لیکن تم کو کوئی اولاد نہیں چاہیے تھی، تم نے کہا تھا۔ وہ بات بھول جاؤ، میں نے ارادہ تبدیل کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک بچہ پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ گیبریل نے مجھے امید سے دیکھا اور میرے جواب کا انتظار کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ ہاں، میں نے کہا، ہاں ہاں ہاں۔ ہم ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتے رہے، ہنستے رہے۔ وہ اب بستر پر ہے، سو رہا ہے، اور میں چپکے سے یہ سب کچھ لکھ رہی ہوں۔ میں اس دن کو اپنی باقی زندگی کے لیے یاد رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا ہر ایک سیکنڈ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں پر امید محسوس کرتی ہوں۔